Hello everyone. So in today's video we are going to discuss new topic of Indian Contract Act, which is contract of guarantee, as we were discussing about indemnity in our last video. So the topic for today is contract of guarantee. It is also a kind of special contract which is specified in section 126 to section 147. Okay, so here we are starting. As per section 126, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. इंडेमनिटी और गारंटी को एक ही चैप्टर में इसलिए स्पेसिफाई किया गया क्योंकि इनका नेचर कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है. ठीक है, इंडेमनिटी में हमने पढ़ा था, इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी से कहती है कि अगर मेरे कंडक्ट की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की कंडक्ट की वजह से अगर आपको कोई लॉस होता है तो उस लॉस से आपको मैं कंपनसेट करूँगी, उसे सिक्योर मैं करूँगी. ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं गारंटी. गारंटी क्या होता है? गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को ये प्रॉमिस करती है कि अगर थर्ड पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है, अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करती है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करती है तो डिफ़ॉल्ट के केस में वो सारी लायबिलिटी किसकी होगी? मेरी होगी. ठीक है, देयर आर 3 पार्टीज़. हमने पढ़ा था इंडेमनिटी में 2 पार्टीज़ होती है, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर. इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस देता है यानी जो आपको कंपनसेट करेगा, और इंडेमनिटी होल्डर जिसके लॉस को कंपनसेट किया जाएगा. यहाँ 3 पार्टीज़ है. पहली पार्टी है वो है प्रिंसिपल डेटर, दूसरी है क्रेडिटर, तीसरी है श्योरिटी. ठीक है, 3 पार्टीज़ यानी पहला वो जिसके लिए गारंटी दी जाएगी वो है डेटर, जिसने उधार सामान खरीदा है. नंबर 2 जिसको गारंटी दी गई यानी जिसने उधार सामान बेचा है उसे कहा जाता है क्रेडिटर. एंड द थर्ड वन जो गारंटी लेता है, गारंटी को अंडरटेक करता है, उसे कहा जाता है श्योरिटी. देयर आर 3 पार्टीज़ इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी. द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफ़ॉल्ट द गारंटी इज़ गिवन. जो डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसके बिहाफ पे गारंटी ली गई है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डेटर कहते हैं. द पर्सन टू हुम द गारंटी इज़ गिवन इज़ कॉल्ड द क्रेडिटर. और जिसको गारंटी दी गई है उसे क्या कहा जाता है? क्रेडिटर कहा जाता है. गारंटी में इधर भी ओरल और रिटर्न, ज़रूरी नहीं है गारंटी रिटर्न में ही होगी, गारंटी वर्बल ओरल भी हो सकती है. नेक्स्ट, एसेंशियल्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, 3 लोगों का होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट में. बिना 3 पार्टीज़ की गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा. और वो 3 पार्टीज़ कौन कौन सी होती है? प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड द श्योरिटी. सेकेंड पॉइंट, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स. अब जब पार्टीज़ 3 हैं, जनरली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक ही होता है. प्रॉमिस प्रॉमिसी के बीच में एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर के बीच में एक ही कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन यहाँ पे 3 पार्टीज़ होने के साथ साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं. जो किस किस के बीच है? सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रेडिटर और डेटर, प्रिंसिपल डेटर के बीच का है. दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डेटर और श्योरिटी के बीच का है. तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो श्योरिटर और क्रेडिटर के बीच का है. ठीक है, यानी इन टोटल यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. नेक्स्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कि बाकी सारे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको एसेंशियल्स में ये पॉइंट देखने मिलेगा कि इसमें बाकी जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें होने चाहिए. तो यहाँ भी वही बात है कि अगर जैसे हमने पढ़ा था कि एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो गारंटी में भी होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस ये है कि जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे श्योरिटी का कैपेबल होना कंपलसरी, क्रेडिटर का कैपेबल होना कंपलसरी है. लेकिन अगर प्रिंसिपल डेटर कैपेबल नहीं भी हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा. यानी डेप्टर को छूट होती है कि वो अगर कैपेबल है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और अगर कैपेबल नहीं है यानी वो माइनर है, अनसाउंड माइंड है या फिर डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है, तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अल्टीमेट लायबिलिटी श्योरिटी की बनती है जिसका कैपेबल होना ज़रूरी है. नेक्स्ट, कंसेंट. कंसेंट का मतलब सहमति. हमने पढ़ा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, तो एक एक करके वो एलिमेंट्स आ रहे हैं. यानी कि जो 3 पार्टी है, श्योरिटी है, डेटर है, क्रेडिटर, तीनों की कंसेंट ज़रूरी होती है, चाहे वो आपने एक्सप्रेस्ड कंसेंट ली है चाहे इम्प्लाइड कंसेंट ली है. ठीक है, और प्लस ये कंसेंट फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए. आपने किसी को डरा धमका के, कोएर्शन से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से, फ्रॉड से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से इस कंसेंट को नहीं लिया होना चाहिए. एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. आपने जो गारंटी दी है दैट शुड बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. अगर प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट नहीं करता है गारंटी देने के लिए तो वो गारंटी भी वैलिड नहीं, प्लस वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है. डेट और लायबिलिटी. अगर कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही है, अगर कोई डेट आपने किसी को उधार ही नहीं दिया है, तो कोई इंसान किस चीज़ की गारंटी देगा? श्योरिटी गारंटी तब देगा जब डेटर को कुछ मिला है क्रेडिटर से. यानी उस कॉन्ट्रैक्ट में एज अ बेस वहाँ पे डेट और लायबिलिटी का होना ज़रूरी है. कोई परफॉर्मेंस ऐसी हो जो कि ड्यू है, पेंडिंग चल रही है, या कोई लायबिलिटी
कोई अमाउंट ऐसा हो जो कि आपने डेप्ट में लिया है। कंसिडरेशन, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना भी ज़रूरी होता है। वैलिड जो लीगल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर के बीच का जो कंसिडरेशन होता है, ठीक है, वो तो ज़रूरी है, कंपलसरी होना ही चाहिए। लेकिन श्योरिटी के बीच में श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में कोई अलग से कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। यानी उन दो के बीच में जो कंसिडरेशन है डेटर और क्रेडिटर के बीच में, वो ही इनके लिए सफिशिएंट होता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच के कंसिडरेशन के लिए। नेक्स्ट, राइटिंग नॉट नेसेसरी। मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है गारंटी का रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, तो राइटिंग ज़रूरी नहीं है। अदर एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और जो दूसरे एसेंशियल एलिमेंट्स बच गए हैं उनका भी होना ज़रूरी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। तो बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो भी यहाँ पे होना ज़रूरी है। परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंस समझाने की कोशिश की थी। यहाँ हम डिटेल में पढ़ते हैं कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में और इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला क्या ऑब्जेक्ट होगा गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट का, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट का, और क्या ऑब्जेक्ट होता है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट का। तो हमने इंडेमनिटी में पढ़ा था, इंडेमनिटी में एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है लॉस से कंपनसेट करने के लिए, जो लॉस उनको हो सकता है उस लॉस से कंपनसेट करने का प्रॉमिस करती है, ठीक है। तो मेजर यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टू सेव द प्रॉमिसी फ्रॉम द लॉस, ठीक है। जो इंडेमनिटी होल्डर है उनको लॉस से बचाना, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है। लेकिन गारंटी में क्या होता है, श्योरिटी जो प्रिंसिपल डेटर है उसके बिहाफ पे इस चीज़ को अश्योर करती है, यानी क्रेडिटर को अश्योरेंस देती है कि जो डेटर है वो अपनी जो पेंडिंग परफॉर्मेंस है उसको पूरा करेगा, अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा और अपनी जो लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करेगा। तो उसके बिहाफ पे अश्योरेंस देना ये ऑब्जेक्ट होता है गारंटी का। नंबर 2, इंडेमनिटी में बेसिकली दो पार्टीज़ होती है, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस करता है, इंडेमनिटी होल्डर जिसके लॉस को कंपनसेट किया जाएगा। नेक्स्ट है गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टीज़ होती है, डेटर, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, ओके। देयर इज़ ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डेटर क्रेडिटर के बीच, क्रेडिटर श्योरिटी के बीच और डेटर श्योरिटी के बीच। नॉट नेसेसरी टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इंडेमनीफायर को इंडेमनिटी होल्डर के रिक्वेस्ट पे एक्ट करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमने वहाँ पढ़ा था कि श्योरिटी को जब तक डेटर रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक वो उसकी गारंटी नहीं लेगा। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज़ प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि इंडेमनीफायर की लायबिलिटी क्या होती है, प्राइमरी होती है। वो किसी और की अश्योरेंस नहीं ले रहा है, उसकी प्राइमरी लायबिलिटी जब भी लॉस होगा वही उस लॉस को कंपनसेट करेगा। जबकि गारंटी में श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी प्लस कॉन्टिजेंट होती है, वो अराइज हो भी सकती है और अराइज ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। एन इंडेमनीफायर कांट सू थर्ड पार्टीज़ फॉर रिकवरी ऑफ लॉस इन हिज ओन नेम। इंडेमनीफायर कभी भी अपने नाम से तीसरी पार्टी पे सू नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनके लिए स्ट्रेंजर है, ठीक है। इंडेमनीफाइड के नाम से, इंडेमनिटी होल्डर के नाम से वो सू कर सकता है थर्ड पार्टी पे। जबकि श्योरिटी अगर लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर देती है डेटर की, तो वो अपने नाम से डेटर पे सू कर सकती है। नेक्स्ट, बोथ द पार्टीज़ मस्ट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। अभी बताया आपको कि इंडेमनिटी में दोनों पार्टीज़ का कैपेबल होना ज़रूरी है, जबकि गारंटी में अगर आपका डेटर कैपेबल नहीं भी है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, गारंटी को वैलिड माना जाएगा। एक्सप्रेस और डायरेक्ट कंसिडरेशन इज़ मस्ट। एज आई टोल्ड यू, इनके बीच में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में। लेकिन गारंटी में क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में कोई कंसिडरेशन का कोई एक्सप्रेस कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। क्रेडिटर और डेटर के बीच का, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच का जो कंसिडरेशन होता है वो एक वैलिड और सफिशिएंट कंसिडरेशन होता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ गारंटी। गारंटी कितने तरह की होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस 3 तरह की गारंटी होती है। फॉर पेमेंट ऑफ डेट, जो बेसिक जो हमें देखने को मिलती है। नंबर 2 फॉर प्राइस एंड नंबर 3 फॉर ऑनेस्टी। देखो, पहला जिसका कनेक्शन है वो पेमेंट ऑफ डेट, यानी आपने अगर किसी से उधार लिया है, ठीक है, किसी ने अगर आपको उधार दिया है या आपने किसी से उधार लिया है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन यानी श्योरिटी जो है, अगर वो आपके उस डेट के लिए गारंटी लेती है तो उसे गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट कहा जाता है, ठीक है। इस तरह की गारंटी 2 अलग अलग तरह की होती है। सबसे पहले रेट्रोस्पेक्टिव एंड द सेकेंड वन इज़ प्रोस्पेक्टिव।
रेट्रोस्पेक्टिव वो गारंटी होती है जो एक पास्ट के डेट के लिए ली जाती है। ऐसा कोई कर्ज जो आपने पहले लिया हो और उसके लिए मैंने अब गारंटी ली है, तो वो एक रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी है। और प्रोस्पेक्टिव गारंटी यानी किसी फ्यूचर डेट के लिए, फ्यूचर कोई ट्रांजैक्शन होने वाला है, फ्यूचर ट्रांजैक्शन नहीं, फ्यूचर डेट होने वाला है, आप किसी से पैसा उधार लेने वाले हो या किसी को पैसा उधार देने वाले हो, तो अगर किसी फ्यूचर डेट के लिए मैं गारंटी लेती हूँ तो उसे प्रोस्पेक्टिव गारंटी कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2 फॉर प्राइस, या फिर अगर आपने सामान उधार में ख़रीदा है तो उस प्राइस की गारंटी भी दी जा सकती है। इसका पर्पज़ क्या हुआ, उधार में ट्रांजेक्शन्स करना। तीसरा फॉर ऑनेस्टी, या किसी की ऑनेस्टी, किसी के गुड बिहेवियर के लिए, ठीक है, किसी के गुड कंडक्ट के लिए भी हम क्या करते हैं, गारंटी लेते हैं। जनरली अगर आप किसी को एज एन एजेंट और एज अ सर्वेंट अपॉइंट करवाना चाहते हैं तो उनकी गारंटी ली जाती है। इसको फिडेलिटी गारंटी भी कहा जाता है, जहाँ पे हम किसी की ऑनेस्टी की, किसी के गुड कंडक्ट की गारंटी लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। नंबर 1 स्पेसिफिक गारंटी, ये वो गारंटी है जो किसी एक पर्टिकुलर सिंगल स्पेसिफिक एक ही ट्रांजैक्शन के लिए ली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपसे सामान उधार खरीदने आ रहा है, मेरी कोई कज़िन आपसे सामान उधार खरीदने के लिए आ रही है और मैं सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की गारंटी लेती हूँ कि इस बार आप उसको उधार दे दीजिए, इसके अगर ये पेमेंट नहीं करेगा, कोई डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो मैं आपको इसकी जगह पेमेंट कर दूँगी। ठीक है, ये था एक स्पेसिफिक गारंटी जहाँ पे आपने एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी ली है। और कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, जहाँ पे हम एक सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हम मोर देन टू ट्रांजैक्शंस के लिए अगर गारंटी लेते हैं तो उस गारंटी को कंटिन्यूइंग गारंटी कहा जाता है, जहाँ पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जब तक आप इंटीमेट करते जाते हैं तब तक की गारंटी आपकी मानी जाती है। ठीक है, जनरली जो फिडेलिटी गारंटी होती है वो कंटिन्यूइंग नेचर की होती है कि जब तक वो आपने जिसकी गारंटी ली है वो जब तक अपॉइंटेड रहता है आपकी गारंटी तब तक मानी जाती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बाय नोटिस उस गारंटी को रिवोक भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। जो बंदा गारंटी दे रहा है उसके पास कुछ राइट्स भी होते हैं। उसका जो पहला राइट है वो है अगेंस्ट द creditor, then rights against the principal debtor, and the last one is right against the co-securities or co-sureties। को-श्योरिटीज़ कौन होते हैं? को-श्योरिटीज़ का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर गारंटी देते हैं तो उन्हें को-श्योरिटीज़ कहा जाता है। और हम यहाँ जो राइट्स को-श्योरिटीज़ के पढ़ेंगे, हमने जब जॉइंट प्रोमिसर्स के राइट पढ़े थे, बिल्कुल वो राइट यहाँ पढ़ने हैं हमें। तो हम शुरुआत करते हैं क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट होता है श्योरिटी के पास में। सबसे पहला राइट टू सिक्योरिटीज़। अगर किसी ट्रांजैक्शन में, यानी अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसा उधार लिया, ठीक है, और बदले में उन्होंने कुछ सिक्योरिटी, कुछ गिरवी रखा है, मोर्गेज पे रखा है या कुछ सिक्योरिटीज़ दी है, तो जब श्योरिटी उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देती है, यानी अगर डेटर डिफ़ॉल्ट में आ गया और श्योरिटी ने उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया, तो अब वो जो सिक्योरिटीज़ है वो किसकी हो जाएगी, उन पे ओनरशिप हो जाती है फिर आपकी श्योरिटी की। ठीक है, तो क्रेडिटर के अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए वो क्लेम कर सकता है। नंबर 2 राइट टू सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब ऐसा ही टोल्ड यू कि हमने पहले पढ़ा था कि इंडेमनिटी होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो इंडेमनीफायर के पास ये राइट होता है कि वो इंडेमनिटी होल्डर के शूज़ में एंटर कर देता है। बिल्कुल यही हम वो बात पढ़ने वाले हैं कि जो श्योरिटी होता है, जिसने गारंटी दी होती है, एक बार अगर वो लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर देता है डेटर की, तो क्रेडिटर के शूज़ में वो एंटर कर देता है। यानी क्रेडिटर के जो राइट थे प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, वो अब सारे राइट्स किसके पास आ चुके हैं, श्योरिटी के पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू क्लेम सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, जो होल अमाउंट थी, यानी जितना पैसा उधार लिया था डेटर ने, अगर उसमें से कुछ पैसा चुका दिया है, सेट ऑफ कर दिया है, यानी जो होल अमाउंट थी उसमें से जितना पैसा दे दिया उसको डिडक्ट करना, उसको सेट ऑफ करना। तो सेट ऑफ का भी राइट होता है श्योरिटी के पास में कि जितना पैसा हमारे डेटर ने, जो प्रिंसिपल डेटर उसने पे कर दिया है, अब जो बाकी पैसा ड्यू बचा है, ठीक है, उसमें से उस पैसे को डिडक्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसने आपसे 1 लाख रुपीज़ बोरो किए हैं और उसने अब तक 20,000 का पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल डेटर ने, तो मेरी जो लाइबिलिटी है मुझे डिस्चार्ज करनी है, उसमें से 20,000 रुपीज़ को सेट ऑफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट राइट टू इक्विटीज़। इक्विटीज़ जो हमने पढ़ा था कि जो भी राइट्स होते हैं पहले क्रेडिटर के पास में, वो सारे राइट्स किसके पास आ जाते हैं, अब श्योरिटी के पास आ जाते हैं। ना सिर्फ डेटर के अगेंस्ट, बल्कि वो लोग जो उसके थ्रू क्लेम कर रहे थे उन सब के अगेंस्ट अब राइट किसी पास आ गया, श्योरिटी के अगेंस्ट, श्योरिटी के पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू बी डिस्चार्ज्ड। इसके अलावा अगर ऐसा कोई गारंटी है जो आपने किसी की ऑनेस्टी के लिए दी है, यानी फिडेलिटी गारंटी, और आप इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं कि वो इंसान कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, वो ऑनेस्ट नहीं है, अगर आप इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं
तो आप अपनी गारंटी से आपने जो गारंटी दी है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक चीज़ एक बार प्रूव हो जाएगी कि उसने कुछ मिसकंडक्ट किया है, डिसऑनेस्टी अगर उसकी प्रूव हो जाती है, तो फिर अपनी गारंटी से डिस्चार्ज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय। अगर उसका मिसकंडक्ट, ठीक है, उसकी डिसऑनेस्टी प्रूव हो जाती है, तो फिर आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉय को क्या कर दे, डिसमिस कर दे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट्स होते हैं? सबसे पहला राइट ऑफ सबरोगेशन। क्रेडिटर के जो राइट्स थे, क्रेडिटर के जो शूज़ थे, उसमें एंटर कर चुका है सिक्योरिटी, श्योरिटी। तो अब श्योरिटी डेटर के अगेंस्ट जो राइट्स थे क्रेडिटर के पास में, वो सारे राइट्स किसके पास आ चुके हैं? श्योरिटी के पास आ चुके हैं। तो श्योरिटी वो सारे राइट्स अब प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू इंडेमनिटी। जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो जो आपका प्रिंसिपल डेटर है और जो आपका श्योरिटी है, उन दोनों के बीच में एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी होती है। वो क्या इंडेमनिटी है? प्रिंसिपल डेटर इंडेमनीफाई करने का प्रॉमिस करता है कि इसको श्योरिटी को, कि अगर मेरे कंडक्ट की वजह से किसी थर्ड पर्सन की कंडक्ट की वजह से कोई नुकसान होगा तो उसको इंडेमनीफाई करूँगा मैं। ये प्रॉमिस करता है कौन? ये एक इम्प्लाइड सी इंडेमनिटी है, जो कि कौन यहाँ इंडेमनीफायर कौन है? यहाँ इंडेमनीफायर है आपका प्रिंसिपल डेटर और यहाँ पे इंडेमनिटी होल्डर है श्योरिटी। नेक्स्ट, राइट्स अगेंस्ट द को श्योरिटी और को सिक्योरिटीज़। नंबर 1, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। अगर क्रेडिटर ने बाकी सबको फ्री कर दिया, ठीक है, हम 3 श्योरिटीज़ हैं, तीनों में से बाकी 2 को फ्री कर दिया, सिर्फ एक पे ही लाइबिलिटी को क्रिएट किया, लाइबिलिटी के लिए क्लेम किया है, तो अब क्या होगा? जो बाकी श्योरिटीज़ है, को श्योरिटीज़ है, वो फ्री नहीं हो जाएगी, उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो को श्योरिटी के पास में राइट होगा कि बाकी जो को श्योरिटीज़ है उनसे मैं जितना कंट्रीब्यूशन है वो ले सकता हूँ, उसके लिए क्लेम कर सकता हूँ। नंबर 2, रिलीज़ ऑफ को सिक्योरिटी। अगर एक सिक्योरिटी रिलीज़ हो गई तो बाकी सिक्योरिटीज़ की लायबिलिटी एज इट इज़ बनी हुई रहेगी, एज आई टोल्ड यू इन द केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, कि अगर एक प्रोमिसर फ्री हो गया तो बाकी प्रोमिसर्स फ्री नहीं होंगे। और सेकेंडली, जिसको रिलीज़ कर दिया क्रेडिटर ने, जिसको फ्री कर दिया क्रेडिटर ने, वो फ्री तो हो गया क्रेडिटर से, लेकिन उसकी लायबिलिटी आज भी को श्योरिटीज़ के लिए बनी हुई है, तो को श्योरिटी के लिए उनकी लायबिलिटी अभी भी बनी हुई रहेगी। नेक्स्ट, राइट टू शेयर बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर सिक्योरिटीज़ मिल जाती है क्रेडिटर से, जो पहले क्रेडिटर के पास थी, अब अगर आपको मिल चुकी है को श्योरिटीज़ को, तो आपस में वो उन्हें बांट लेंगे, उनको शेयर करने का राइट होता है। जिस प्रोपोर्शन में आपने लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया, उसी प्रोपोर्शन में आप उनसे सिक्योरिटी में बेनिफिट की डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। किस तरह से अपनी जो श्योरिटी होती है वो अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकता है? सबसे पहला, बाय रिवोकेशन ऑफ गारंटी। या तो मैं गारंटी को रिवोक कर सकती हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, कभी भी स्पेसिफिक गारंटी में, जहाँ पे एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी जाती है, वहाँ पे रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी में रिवोकेशन पॉसिबल है। तो रिवोक करने का तरीका क्या होता है? या तो आप नोटिस दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, डेथ। अगर आपकी डेथ हो जाती है और कॉन्ट्ररी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, तो डेथ के साथ ही आपकी जो रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी थी उसकी तो लायबिलिटी अब भी बनी हुई रहेगी, आपकी प्रॉपर्टी आपके एस्टेट से उसको रिकवर किया जाएगा। लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव, जो आने वाली गारंटी है, ठीक है ना, जो आने वाले ट्रांजेक्शन है, उनके लिए आपकी गारंटी अब अराइज, आपकी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। ओके। और इसके साथ आपके अगर डेथ का नोटिस नहीं जाता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं गया है क्रेडिटर के पास भी, तभी भी आपकी लायबिलिटी, यानी आपकी जो प्रोस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन के लिए आपका लायबिलिटी है वो अराइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाय नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या फिर आपने क्या किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज कर दिए, सारे के सारे पार्टी चेंज कर दी, यानी पहले गारंटी मेरी थी और अब मैंने अपनी गारंटी किसी और को विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज़, अगर कोई और श्योरिटी बन चुका है, ठीक है। या फिर हमने टर्म्स चेंज कर दिए, पहले मैंने 20,000 के लिए गारंटी दी, अब मैंने 10,000 के लिए गारंटी दी। जो पहली वाली गारंटी थी, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था गारंटी का, वहाँ से अब उस लायबिलिटी से मैं क्या हो चुकी हूँ, डिस्चार्ज हो चुकी हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। कई बार ऐसा होता है क्रेडिटर कुछ ऐसा कर देता है कि श्योरिटी उससे फ्री हो जाता है, अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाता है। फॉर एग्जांपल, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर श्योरिटी को बिना बताए क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर मिलके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वेरिएशन कर लेते हैं, ऐसा वेरिएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो श्योरिटी के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है ना, ये मेरे लिए डिसएडवांटेजियस हो सकता है, तो फिर ऐसा वेरिएशन, यानी अगर आपने ऐसा कोई वेरिएशन कर दिया है तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलीज़ और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर आपने, यानी क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को फ्री कर दिया, रिलीज़ कर दिया, ठीक है,
तो फिर भी क्या होगा, यानी जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये रिलीज़ या डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है, मतलब इंसॉल्वेंट होने की वजह से जो आपका प्रिंसिपल डेटर था वो फ्री हो गया है, तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटी एज इट इज़ बनी हुई रहेगी। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से अगर ऐसा होता है तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर ऐसा कुछ करता है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है प्रिंसिपल डेटर के साथ में कि उसे प्रॉमिस कर देता है कि मैं उसको उसके टाइम को एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, रिटर्न करने के लिए उसकी लायबिलिटी, उसको अपने परफॉर्मेंस को देने के लिए, प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, लायबिलिटी को रीपे करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए जो टाइम दिया गया था उस टाइम को बढ़ा देता है, या फिर उससे प्रॉमिस करता है कि वो प्रिंसिपल डेटर को सू नहीं करेगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पे, इस तरह की कंपाउंडिंग पे जो श्योरिटी होता है वो फ्री हो जाता है अपनी लायबिलिटी से। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज़ राइट। अगर क्रेडिटर ऐसा कोई एक्ट करता है जो कि श्योरिटी के राइट से इनकन्सिस्टेंट होता है, अगेंस्ट होता है, या फिर ऐसा कुछ काम नहीं करता है या करने से मना कर देता है जो कि उसकी ड्यूटी होती है, किसके लिए, श्योरिटी के लिए, तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। और लास्ट है लॉस ऑफ सिक्योरिटी। अगर ऐसा होता है कि सिक्योरिटी के पास क्रेडिटर के पास कोई सिक्योरिटी थी और उस सिक्योरिटी को क्रेडिटर से वो गुम हो जाती है, ठीक है, मिसप्लेस हो जाती है कहीं पे भी, तो जो सिक्योरिटी का अमाउंट था, जो सिक्योरिटी की वैल्यू थी, उस वैल्यू तक आपका जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी में से वो वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी। कभी कभी ऐसा होता है कि गारंटी इनवैलिड हो जाती है तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जांपल के लिए सबसे पहले गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर आपने मुझसे फ्री कंसेंट नहीं ली, मुझे डरा मिसरिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने मटेरियल फैक्ट्स को कंसील किया, छुपाया, या फिर जो गलत चीज़ें थी, फॉल्स स्टेटमेंट्स, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मुझसे आपने कंसेंट ली थी, तो फिर श्योरिटी अपनी ड्यूटी से क्या हो चुका, अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो चुका है। नेक्स्ट गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट, या कोई मटेरियल ऐसी बातें हैं, मटेरियल फैक्ट्स जो उन्होंने यानी किसने छुपाए हैं, आपका जो क्रेडिटर था या डेटर, उन्होंने अगर कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया होता है श्योरिटी से, तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए डेटर एक माइनर है, मैंने आपको बताया था डेटर माइनर हो सकता है, लेकिन ये बात श्योरिटी को पता होनी चाहिए। अगर ये बात श्योरिटी को पता नहीं थी तो फिर श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो सकता है। नेक्स्ट व्हेन को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन। अगर ऐसी कोई कंडीशन रखी गई थी कि जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा, कोई दूसरा श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है, तब तक क्रेडिटर कोई भी एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब तक आपका को श्योरिटी ऐड नहीं होगा, आपका को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, तब तक आपकी कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। और लास्ट है फेलियर ऑफ कंसिडरेशन। अगर ऐसा होता है कि क्रेडिटर और आपका जो प्रिंसिपल डेटर था, उनके बीच में मैंने आपको कहा था कि एक लीगल कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। वहीं अगर कंसिडरेशन नहीं रहता है, अगर क्रेडिटर आपके प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट नहीं कर पा रहा है, उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दे पा रहा है, कोई डेट नहीं दे पा रहा है, कोई उनके बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज माना जाता है, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती है। आई होप आपको गारंटी का ये चैप्टर समझ में आया है, क्लासिफिकेशन ऑफ गारंटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या है और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्या होते हैं। कभी हम ऑनेस्टी के लिए गारंटी लेते हैं, कभी हम प्राइस के लिए गारंटी लेते हैं, ठीक है, और कभी हम डेप्ट के लिए गारंटी लेते हैं। अलग अलग जो टाइप्स ऑफ गारंटी है, उसके अलावा क्या राइट्स होते हैं श्योरिटी के, क्रेडिटर्स के अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, और को श्योरिटी जो थर्ड पर्सन्स होते हैं उनके अगेंस्ट। तो गारंटी, ये जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है गारंटी, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएंगे, बेलमेंट जिसको कहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बेलमेंट को और डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।